Good evening, salam namaste to each and everyone, and welcome again to Dadas, our beloved Dadas, backyard Zoom sessions. And today's remedy is one of Dada's very favorite, his own very favorite, gorse. And that is one remedy that he vowed till his last breath. And yes, दादा की लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि दादा's very, very favorite person. उनके जो एक दोस्त हुआ करते थे, अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो हैड कैंसर। दादा को भी कैंसर था, पर उनको भी कैंसर था, और वो बाय डिफॉल्ट बिफोर कैंसर रोज दादा के पास आते थे, और उससे हमें पता चल जाता था कि शाम के 6 बज गई है। सो वो वॉच पहनते नहीं थे, बट बाय डिफॉल्ट 6 बजे वो डॉट दादा के पास पहुंच जाते थे। और एक कुर्सी हमेशा रहती थी दादा के पास, वो उस पे बैठते थे। देयर यूज टू बी नो कॉन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। वो वहां बैठते थे, दादा अपनी सीट पे बैठते थे, बीच बीच में कुछ दादा ने बोल दिया या चाय का ऑर्डर दे दिया। यस, दोनों को आइसक्रीम का बहुत शौक था। वो अपनी एक आइसक्रीम एक चाय पीते थे, और 7:30 पौने 8 बजे वो उठ के चले जाते थे। देर वुड बी नो विशिंग, देर वुड बी नो बाय। ये दादा और उनके फ्रेंड के बीच की बात थी, और सालों से ये थी। लेकिन कैंसर के बाद उन्होंने आना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दादा काफी डिस्टर्ब रहते थे। वो जगह खाली उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर उन्होंने उनको समझाया, और एज फार एज आई रिमेम्बर, मानसी उनको घर पे कोर्स देकर आई थी, कॉम्बिनेशन देके आई थी, बट हमें पता था उसमें क्या है। एंड आफ्टर फ्यू डेज दादा के फ्रेंड वापस आने लगे उनके पास, बैठते थे। लेकिन ताजुब की ये बात थी कि अब वो बोलने लगे थे, और बोलने इसलिए लगे थे कि वो ये बोलते थे कि बिपिन, मैं तो अब जा रहा हूँ, लेकिन अपने बचपन की यादें थोड़ी बहुत ताजा कर लें तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। एंड दे वुड हैव आइसक्रीम इंस्टेड ऑफ चाय मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड काफी बातचीत होती थी, कई बार तो बीच में पेशेंट्स को 10 मिनट बैठना भी पड़ता था, वो बातचीत अगर चल रही होती थी। बट हिज लास्ट डेज वर वेरी हैप्पी, and that was because of yes, anybody sitting with dada would be very happy. दादा के एनिक्डोट्स, दादा का बात करने का तरीका, और हर चीज में एग्जाम्पल देने का तरीका, सो इट वाज अ वेरी लाइवली माहौल, बहुत लाइवली होता था दादा के साथ। तो वो यही बोलते थे कि बिपिन, तेरे साथ 2 घंटा बिता के घर जाता हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है। दैट वाज दादा एंड दादा's friend, and his favorite remedy, gorse. Ulix europaeus was its biological name, and it is in layman language हम इसको बोल सकते हैं furs और whin, WHIN and FURZE. The best part of gorse is it grows on wasteland, और कई जगह इसको वीड की तरह कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि हमारी हमारा वो क्या होता है कि हम कोई भी प्लांट को एक बोलते हैं ना, तरीके से लगाते हैं, क्यारी में लगाते हैं, या फार्म की तरह लगाते हैं, या अपने घर में घास के उधर आसपास लगाते हैं, या गमलों में लगाते हैं। बट उनको लगाना पड़ता है कई प्लांट्स को। पर एक गौर से एक ऐसा प्लांट था कि जिसको जहां जगह मिल जाती है वहां उग जाता है अपने आप। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी ग्रोन इन वेस्ट लैंड, इन वेस्ट एरियाज, इन बैरन एरियाज। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वो जंगल की तरह उग जाता है, वीड की तरह उग जाता है। एंड ट्रेडिशनली इट वॉज यूज एज फ्यूल। ये प्लांट फ्यूल की तरह, क्योंकि एक तो जंगली की तरह उगता था, तो फ्यूल की तरह यूज में आता था। एंड द एशेज, they are were so rich in alkali that till today it is used in washing the vegetables and even as fertilizers. Now, if you want to study the beauty of the gorse essence, it can be seen through its plant. जैसा कि दादा का ये बहुत बड़ा शौक था कि कोई भी प्लांट या कोई भी एसेंस के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले मूल रूप से वो पेड़ के बारे में बात की जाए। बोले जो भी है उस पेड़ से आता है। तो वो ये कहते थे कि सबसे सुंदर प्लांट, सबसे देने वाला प्लांट है ये गॉर्स। So let's understand the quality. So its strong and resilient quality of Gore's essence can be seen in the bright, radiant, sun bright, radiant flowers. येलो कलर के फ्लावर्स, इतने ब्राइट कि एक ग्लूमी से इंसान को भी अगर वो इतना सुंदर फूल दिख जाए ना, तो आधा तो मन उसका वही खुश हो जाए। सो द रेडियंस ऑफ द फ्लावर वो एक सन ब्राइट कलर है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द येलो कलर्स, इट इज एब्सोल्युटली सनब्राइट। एक शाइनी है उस फ्लावर के अंदर, येलो कलर में वो शाइन है उस फ्लावर के अंदर। एंड वाई?
वो शाइन के बारे में मैं आपको बताती हूँ. इट catalyzes the nitrogen that is found in the upper atmosphere. Generally, it is not with the plants कि वो catalyze कर सकते हैं nitrogen. It is not easy. But GORS has a quality that it would catalyze the nitrogen present in the upper atmosphere, a special ability to bring that fertility and vitality to otherwise barren ground. राइट. ये नाइट्रोजन की वजह से वो जो बोलते हैं ना कि एकदम बंजर जमीन में भी गॉर्स उग जाता है. और इसकी ये खूबी हम एंड में देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. बेटर रिमाइंड मी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सपोज टू फॉरगेट एंड आई विल नेवर फॉरगेट ऑल्सो. बट उसकी ब्यूटी मैं आपको आखिरी में बताऊंगी. वेर अदर वेजिटेशन कैन नॉट फ्लरिश, वहां पे गॉर्स उग जाता है. It is one and one only reason that it can catalyze the nitrogen that is present in the upper atmosphere. And this quality, it naturally helps us to understand कि देखिए कि जो रेमेडी होपलेसनेस के लिए मानी जाती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं उग सकती, कभी नहीं उग सकती, वहां गॉर्स उग जाता है. सो इससे बड़ी होपलेसनेस रेमेडी के बारे में हम और क्या बता सकते हैं कि कहीं ये जगह एकदम होपलेस है, बैरन है, वहां पे भी अगर ये उग सकती है. सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड्स एसेंस इन इटसेल्फ, दैट इट्स अ रेमेडी फॉर होपलेसनेस. नाउ द सेइंग कैन इटसेल्फ गोज, क्योंकि यूके में एक सेइंग हुआ करती थी कि व्हेन गॉड्स इज आउट ऑफ ब्लूम, किसिंग इज आउट ऑफ सीजन. वहां पे लोगों की ये मान्यता थी, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि दिसंबर जनवरी में शादी होती है. सो इट वॉज कंसिडर्ड कि अगर गॉड्स ब्लूम में है तो प्लीज शादियां कर लो, बिकॉज उन लोगों की शादी में किसिंग इज इम्पोर्टेंट. सो व्हेन गॉड्स इज आउट ऑफ ब्लूम, किसिंग इज आउट ऑफ सीजन. दिस इज अ फ्रेज, अ वेरी कॉमन फ्रेज इन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर गॉड्स. एंड ऑल्दो इट बर्न्स वेरी इजीली, इसकी दूसरी होपलेसनेस का जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वो हम इससे दे सकते हैं कि ये बहुत रेडिली बर्न हो जाता है, पूरा का पूरा वेजिटेशन बर्न हो जाता है. बट फॉर्चुनेटली इट रीग्रोज फ्रॉम इट्स रूट्स. हमको ऐसा लगता है कि ये रूट से जल गया है, और कोई भी चीज जलती है अंदर तक जलती है. बट आफ्टर अ वाइल इट अगेन ग्रोज फ्रॉम इट्स रूट्स. दैट्स रीजन इसको बोला जाता है कि ये वीड की तरह ग्रो होता है, कि आप कितनी बार भी इसको जला दो ये अपने आप से उग जाता है. दैट अगेन शोज कि हाउ दिस रेमेडी इज वेरी हेल्पफुल फॉर होपलेसनेस. एंड मेडिसिनली, earlier, gorse flowers they were used for to treat jaundice and even scarlet fever, and its seeds. See, there is no notification whatsoever, but yes, some of the books have been saying this, and this has been told to us by Dada. But वो साथ में ये बोलते थे कि इससे ये मत सोच लेना कि ये गॉर्स जो एसेंस है ये तुम्हें हेल्प करेगा. बट ये गॉर्स एसेंस कैसे हेल्प करेगा इन इंटरमिटेंट फीवर या स्कारलेट फीवर या जॉन्डिस में, या इसके जो सीड्स होते हैं, इट वाज यूज्ड इन ट्रीटिंग stones and even diarrhea, and it is also used in insecticides. तो वो हम अगर इसको एसेंस के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से भी लगता है ना कि जॉन्डिस के टाइम पे या अगेन एंड अगेन इंटरमीडिएट फीवर आता है या स्कारलेट फीवर, इट इज अ वेरी डेंजरस फीवर. तो उसमें जनरली क्या होता है कि आदमी का सब्र टूट जाता है कि अब तो पता नहीं मैं कब ठीक होऊंगा, मैं इतना वापस बैक टू नॉर्मल आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा. तो अगर हम उसको उस तरीके से देखें तो भी गॉड्स एसेंस काम आता है. बट यस, ये इसके फ्लावर्स और इसके सीड्स काम आते थे. जैसे हमारे यहाँ पे नीम के फूल होते हैं, जो अभी नई नई कोपले आने चालू हो गई, जिसका बहुत यूज होता है. लेकिन नीम के फूल भी जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि अगर आपका स्टमक अपसेट हो जाता है चेंज ऑफ वेदर वगैरह में, तो वो अगर उसके फूलों को आप ड्राई करके रख देते हैं, एंड इफ यू यूज एक एक टीस्पून फूल, ड्राइड फूल लिए, और अगर आप छौंक में लगा देते हैं और दाल उसमें फ्राई कर देते हैं, तो वो आपके स्टमक के लिए भी अच्छा होता है. तो इन द सेम मैनर इसके फूल भी दे वर यूज्ड इन ट्रीटिंग जॉन्डिस. और आपने देखा है जॉन्डिस भी येलो, एंड द सन ब्राइट येलो कलर होता है इसके फ्लावर्स का भी. सो इट वाज यूज्ड टू बी ट्रीटेड, एंड इट्स सीड्स वर यूज्ड इन ट्रीटिंग, एज आई ऑलरेडी सेड, इन डायरिया एंड इन स्टोन्स. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दादा की ये फेवरेट रेमेडी थी, एंड दैट वाज द लास्ट रेमेडी दैट ही यूज्ड फॉर हिज फ्रेंड, ऑफ कोर्स, और उन्होंने अपने लिए भी यूज की थी. नाउ फिजिकली देर इज नो पैरा फंक्शनल एसेट, लेकिन अगर फिजिकली ऐसे लोगों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि
डार्क सर्कल्स हैं, ग्लोलेस फेस है, पेल फेस है, आईज आर sunken, डीप सीटेड आईज होती हैं, एकदम पेल काला पीला पड़ा हुआ चेहरा होता है ऐसे लोगों का, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज और समथिंग दैट इज, यू नो, इट्स लाइक अ ग्लास पेन बिटवीन देयर पर्सनालिटी एंड देयर सोल। मतलब कहीं कोई अड़चन है उनकी पर्सनालिटी और सोल के बीच में, कि वो अपने आप में नहीं है, दे आर नॉट देयर ओन बीइंग। दैट्स व्हाई यू विल सी दैट लिस्टलेसनेस ऑन द फेस, या ग्लो नहीं है उनके फेस पे। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट कि ओके, समथिंग इज रॉन्ग। क्योंकि जो भी इंसान डिप्रेशन में होगा या डिसअपॉइंट होगा या डिस्पोंडेंसी में होगा, वो कभी आपको आके नहीं बोलेगा कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। दे विल से ओके, आई हैव दिस क्रॉनिक डिजीज, मैंने ये समझ लिया है कि मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ। बट these are some kind of indication, with time you can see in your patients and you can just note it down. Not only these, you can note it down many more, अलग अलग चीजें भी आपको दिख सकती है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव नोटेड डाउन एंड ओवर एजेस पीपल हैव नोटेड डाउन। एंड जनरली गॉड्स किड्स नहीं होते हैं, बट सम ऑफ द किड्स जिनको स्लो लर्निंग होती है एंड दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि हाँ, मैं दूसरों की तरह बहुत जल्दी नहीं पढ़ सकता, आई एम वेरी स्लो लर्नर, यू नो, दे हैव दिस थिंग, दे यस, आई एम अ वेरी स्लो लर्नर। सो जनरली क्या होता है, ये बच्चे कंपेयर करते हैं स्कूल में और उनको लगता है नहीं, मैं फिट नहीं हो रहा हूँ, आई कैनॉट स्टडी लाइक अदर्स, आई डोंट थिंक सो आई हैव दैट थिंग इन मी। तो ये कैसा होता है, इट्स एन री इफेक्ट ऑफ जेंशियन। जब अगर हम टेंशन को अगर हम डील नहीं कर रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो बढ़ के वो गौर स्टेट में भी पहुंच सकता है। तो जनरली यू विल नॉट फाइंड गौर स्टेट्स, बट यस, कभी अगर आपको लगता है वो बच्चा कंटिन्यूअसली बोल रहा है नो आई एम नॉट एबल टू कोप अप, मेरे को लगता है मेरे बस का है ही नहीं पढ़ाई करना, सो वन ड्रॉप ऑफ गोर्स एंड आई थिंक इट कैन वर्क। इट हैज बीन यूज्ड बाय दादा, बट yes, of course not by me, because मेरे को गॉर्स किड्स जनरली, आई हैव नेवर come across any Gorse kids, right? So yes, Gorse is a beautiful remedy, beautiful essence for animals, pets. Generally, I have always repeatedly been saying कि जो जानवर होता है वो बोल नहीं सकता, एंड स्पेशली व्हेन दे आर एक्साइटेड, तब वो भौंक भी लेंगे, और जब उनको डर लग रहा होगा या वो देखेंगे डेंजर है तो वो भौंक लेंगे। बट स्पेशली इन द कंडीशन व्हेन दे रिफ्यूज टू ईट, व्हेन दे रिफ्यूज टू बज, टू इम्प्रूव, तो हमें समझ जाना चाहिए वो बिल्कुल शांति से बैठा है, या आफ्टर सर्जरी, या बोल सकते हैं आर्थराइटिस, बिकॉज जानवरों में आर्थराइटिस होना, वो अपने पैरों से चलते हैं, सब कुछ उनके पैरों से होता है, फोर लिम्स, राइट? सो दे टेंड टू गिव अप। दैट इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि समथिंग सीवियर इज गोइंग ऑन विथ योर पेट। Few drops of gorse, couple of days, even for 10 days, even for 15 days, as much as you feel is needed by your pet, it will help wonders. And this I can say wonders because this I have been using repeatedly with many of the aged pets, जो एक एज आने के बाद 8-9 साल के बाद उनकी लाइफ में बहुत ठहराव सा आ जाता है, ना वो ज्यादा उठना चाहते हैं, ना जो वो ज्यादा भागना चाहते हैं। एंड यू विल फाइंड कि जितने भी हमारे मार्बल वाले घर होते हैं, हम बहुत शौक से मार्बल वाले घर बनाते हैं, और सब बड़े घरों में क्या होता है, सबको पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि मार्बल इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर फीट। हमारे साथ साथ सबसे ज्यादा खराब होता है हमारे पेट्स के पैर। मार्बल इज नॉट गुड फॉर द फीट, मार्बल इज नॉट गुड फॉर आवर फीट ऑल्सो, राइट? सो वो दे फेस आर्थराइटिस अ लॉट, और वैसे भी एक एज आने के बाद उनको तकलीफें तो बढ़ती ही हैं। सो गॉड्स इज अ वेरी काइंड रेमेडी फॉर pet animals or for any kind of animals, yes. So now we will quickly go to some kind of similarities and differences. So this time we are doing Gorse L. Yes, we are doing Gorse gentian. We are doing Gorse sweet chestnut, Gorse wild rose, and Gorse and willow. So very first remedy is like a similarity and differences. So similarity between Gorse and elm. इनका क्या है? They both seem to appear to resign in acute condition, right? हमको, I'm repeating, appear to resign in acute condition. Now where गॉर्स में क्या होता है कि दे हैव रियली गिवन अप ऑन ऑल दोज पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स या पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक कंडीशन, या कोई भी क्रॉनिक बीमारी की वजह से, ये गॉर्स का हो गया।
लेकिन डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अब इसके अंदर क्या होता है, एल्म के अंदर दे एक्सपीरियंस दोस शॉर्ट पीरियड ऑफ रेजिग्नेशन until the perception is clear. वो fog क्लियर हो जाता है, परसेप्शन क्लियर हो जाता है, एंड दे रिटर्न बैक टू देयर वाइटलिटी आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, राइट? ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों रिजाइन करते हैं, दे अपियर टू रिजाइन इन एक्यूट कंडीशन. नाउ सेकंड इज गॉर्स एंड जेंशियन. गॉर्स और जेंशियन में क्या है, दे बोथ हैव नेगेटिव एक्सपेक्टेशन. ये तो पक्का है कि दोनों का नेगेटिव एक्सपेक्टेशन होता है, गॉर्स और जेंशियन. लेकिन जेंशियन हमने बताया कि इट्स एन री एनफोर्स इफेक्ट ऑफ जेंशियन. अगर वो बिगड़ता है तो वो गॉर्स पे पहुंचता है, राइट? उसे बिगड़ने नहीं देना है हमें. लेकिन गॉर्स में क्या होता है, दे आर अनएबल टू इमेजिन एनी पॉजिटिव चेंज. उनको लगता है कि उनकी एक्यूट कंडीशन में, उनकी इस क्रॉनिक कंडीशन में देर इज नो पॉजिटिव चेंज. हाँ, कोई मोटिवेशन आ जाए, बट तब तक उनको लगता है देर इज नो पॉजिटिव, मेरी कंडीशन में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगा, चलो मैं मेरे बिहेवियर पैटर्न में या मेरे मन में कुछ ले आऊं, मोटिवेशन ले आऊं, सो दैट जो बची कुची जिंदगी है वो मेरी अच्छे से निकले. बट जेंशन में क्या होता है, जेंशन वॉन्ट्स टू अवॉइड द डिसअपॉइंटमेंट. तो वो ये मान के ही चल लेते हैं कि चलो मैं नेगेटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट कर लूं, ताकि मुझे कोई तरह का नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट ना हो. डिसअपॉइंटमेंट इज जनरली नेगेटिव ओनली. तो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो, सो वो क्या करते हैं कि कोई भी नेगेटिव आउटकम होता है उसको पहले ही एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट नेगेटिव आउटकम आएगा. वाई? टू अवॉइड दैट डिसअपॉइंटमेंट. और यहाँ पे क्या होता है, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पॉजिटिव कोई चेंज होगा मेरी लाइफ में, गॉड्स में, राइट? सो देर इज अ हेयर लाइन, जस्ट अ हेयर लाइन डिफरेंस. तो वो हमें पकड़ना पड़ेगा. जब हम हिस्ट्री लेते तब हमें पता चलता है कि ये क्रॉनिक है या जस्ट अभी अभी हुआ है. सो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये जेंशियन है या गॉड्स पर्सनैलिटी है, राइट? सो नेक्स्ट इज गॉड्स एंड स्वीट चेस्टनट. अब दोनों में क्या होता है, दे बोथ बिलीव दैट द स्टेट इज होपलेस, राइट? इधर क्रॉनिक डिजीज है, इसको पता है कि मेरा तो केस होपलेस है. देर इज नो इमेजिनेशन, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी पॉजिटिव आउटकम इन गॉड्स, राइट? अब स्वीट चेस्टनट में क्या है, व्हेन इन एक्यूट क्राइसिस दे विल स्टार्ट फीलिंग होपलेस. क्राइसिस है, कंडीशन नहीं बोल रही मैं. इस क्राइसिस में क्या होगा, दे विल स्टार्ट फीलिंग होपलेस, और अंदर डीप डिस्पेयर आ जाता है. मतलब इतना डीप डिस्पेयर आ जाता है कि दे कैन नॉट फाइंड देयर वे आउट. अब उनको पता ही है कि भाई मेरे लिए कोई रास्ता है ही नहीं इधर से बाहर निकलने का. अनलाइक गॉड्स, गॉड्स के पास रास्ता होता है, गॉड्स रास्ता ढूंढता है. लेकिन स्वीट चेस्टनट को लगता है कि बस इतना डीप सीटेड डिस्पेयर है कि देर इज नो वे आउट फॉर मी. दिस इज अ वेरी शॉर्ट हेयरलाइन डिफरेंस. और स्वीट चेस्टनट वाला कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं खत्म हो गया. नो बडी विल से लाइक दैट. बस वो ये बोलेगा चल रहा है, चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, मेरे को नहीं लगता कुछ होगा. दैट्स काइंड ऑफ अ डीप डिस्पेयर, दैट्स अ होपलेस केस. नाउ नेक्स्ट इज गॉड्स एंड वाइल्ड रोज. हमने वो पढ़ा था कि वहां पे देर इज अ काइंड ऑफ दे फील, दे अपियर टू रिजाइन, वे एल्म में और उसमें. अब इधर में कैसा होता है, वाइल्ड रोज में देर इज एन ऑब्वियस रेजिग्नेशन, रिजाइनिंग टू योर सिचुएशन. दैट काइंड ऑफ अ रेजिग्नेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये सिमिलैरिटी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, तो इसके गॉड्स में क्या होता है, दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि ये मेरी क्रॉनिक कंडीशन है, देर इज नो पॉसिबिलिटी, देर इज नो पॉजिटिव चेंज. But through some approach, they can be motivated. They can try again. Right? This is Gauss. अब वाइल्ड रोज में क्या होता है, समवेयर डीप लेवल में there is often an unconscious refusal to live. अंदर डीप सीटेड वो स्वीट चेस्टनट में था कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है. यहाँ पे क्या होता है, अनकॉन्शियसली दे रिफ्यूज टू लिव. दैट लीड्स टू शटिंग डाउन सम पार्ट ऑफ द लाइफ. फिर वो शट डाउन कर देते उस वो पार्ट ऑफ लाइफ का कि नहीं, मतलब मेरे को जीना ही नहीं है. लेकिन कौन सा, दैट सर्टेन पार्ट ऑफ द लाइफ दे विल शट इट डाउन. और यहाँ पे तो क्या है, दे विल ट्राई अगेन. सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंस कि यहाँ पे गॉड्स विल ट्राई अगेन, और वाइल्ड रोज वाला होगा वो पार्ट ही अपना लाइफ का शट कर देता है. दे रिफ्यूज टू लिव इन दैट काइंड ऑफ इन दैट पार्ट ऑफ अ लाइफ जहाँ पे डीप डिस्पेयर है, डीप लेवल के अंदर, इन दैट अनकॉन्शियस लेवल के अंदर है.
सो दैट इज अ डिफरेंस, राइट। और इसको है ना, और ब्यूटीफुल तरीका है, कभी आपको कोई केस आता है एंड व्हेन यू आर वंडरिंग कि इसमें गॉर्स जाएगा या वाइल्ड रोज जाएगा, या अगर आपको लगता भी है कि वाइल्ड रोज जाएगा, मैनी ए टाइम्स मैं और सोनल मैम बोलते हैं कि प्लीज ग्रुप पे डिस्कशन कीजिए। अगर आपके पास केस है और अगर आपको कंफ्यूजन है और नहीं भी है कंफ्यूजन, बट यू हैव ट्राइड द रेमेडी, इट हैज वर्कड इट आउट, प्लीज शेयर योर केस। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं आई एम मिसिंग समथिंग, प्लीज शेयर द केस। इतने सारे मेंबर्स के अंदर कोई ना कोई आपको बता देगा, एंड देयर वी कैन लर्न द डिफरेंसेस, द सिमिलैरिटीज। दिस हाउ दादा यूज टू टीच अस। क्योंकि कई बार कैसा होता था, केस स्टडी के बाद वी थ्री वर सपोज टू राइट द रेमेडीज और होम्योपैथी भी बताना पड़ता था। अब सवाल उठता था कि तुमने ये क्यों सोचा, तुमने ये क्यों सोचा, देन ही वुड टेक अस बैक टू द केस, कि चलो केस पे वापस चलते हैं। सो यू नो, डिस्कशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस। सो द लास्ट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन गॉड्स एंड बिलो। अब दोनों में क्या होता है, दे बोथ फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज विक्टिम्स, राइट। दोनों में विक्टिम तो है ही ना, क्योंकि यहाँ पे दे आर पुटिंग अप विद द नेगेटिव सिचुएशन, और इनको कन्विंस हो गया कि ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज आने की। ऑफ कोर्स कुछ मोटिवेशन आ गया, कोई अप्रोच आ गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पैसिवली दे विल कीप ऑन सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट क्रॉनिक डिजीज। मन के अंदर तो पैसिवली दे आर सफरिंग, सो दे आर द विक्टिम्स, राइट। अब विलो में क्या होता है, they will blame the fate. They will say that things have not been fair to me. They will try to pass on the buck to someone else. They will be bitter throughout their life, right? मतलब उनका कैसा है, चल रही है जिंदगी, चल रही है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है, या तो फेट है या कोई और है, घर वाले कोई और हैं, एंड दे विल ऑलवेज बी बिटर। गॉड्स बिटर नहीं होता है, गॉड्स पैसिवली सफर करेगा, रिजाइन कर देता है, right? So these were few similarities and differences. And as I said, by the end, I will share couple of things that yes, of course, बहुत सुंदर था वो जो दादा का तरीका था। एक दादा ने मुझे एक प्लांट कभी गिफ्ट किया था, एंड आफ्टर अ ईयर आई वाज लाइक कि दादा ये प्लांट चलते चलते कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो दादा ने बस इतना से ही पूछा था, तुमने क्या किया इसके साथ, जगह बदली या गमला बदला? मैंने कहा दादा गमला बदला, बिकॉज आपने छोटे गमले में दिया था, मैंने उसको बड़े गमले में ट्रांसफर किया। बोले जगह बदली? मैंने कहा नहीं, मैंने जगह तो नहीं बदली। तो उन्होंने बोला कि एनी टाइम यू वांट टू चेंज द पॉट, सो एनकरेजिंग द लिम्पनेस इन द प्लांट, बोले गॉड्स ऐड करो। मैंने कहा इसके साथ कुछ और ऐड करूं? तो बोला सिर्फ गॉड्स देना पानी में, और सिर्फ 3-4 बार देना, that plant is still blooming at my place. So you can also try, because एक तो definitely my faith in Dada, my faith in Backflood, and your faith and your remedies can not only help you but can help others also. और एक और beautiful चीज, this he has used very successfully, and मेरी आवाज में वो दम इसलिए है because due to सम अनरीजनेबल मेडिकल फैक्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई रीजन नहीं होता है, कोई मेडिकल रीजन नहीं होता, बट पोटेंशियल पेरेंट्स आर नॉट एबल टू कंसीव। कई बार होता है कि दोनों पोटेंशियल पेरेंट में कोई भी खामी नहीं है, बट जस्ट लाइक दैट बच्चा नहीं हो रहा है उनके, दे आर नॉट एबल टू बिकम पेरेंट्स। सो इन 4 केसेस, आज भी उनके फोन आते हैं, इन 4 केसेस वी हैव यूज्ड दिस वेरी सक्सेसफुली, गॉड्स, होली, सॉब एंड वॉलनट। इसके साथ होम्योपैथी। देखिए सिर्फ ये नहीं होगा, ये तो आपकी मेंटल कंडीशन, क्योंकि जो पोटेंशियल पेरेंट्स होते हैं ना, डिस्पाइट सेवरल मिसकैरेजेस या बिना मतलब के नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो लोग हताश हो जाते हैं, राइट। सो वो हताश के लिए कि हाउ टू ब्रिंग बैक फ्रॉम दैट हताश, और हताश भी हो जाते हैं, और आपस में बिटरनेस भी आने लग जाती है। तो वो हताश से बाहर निकलने के लिए गॉड्स, और हमने ये गॉड्स का ये भी बोला था कि गॉड्स हैव एन एबिलिटी to bring that vitality and fertility to otherwise barren land, right? अब उसको कनेक्ट कीजिए इधर, तो वो होली, गॉड्स, walnut to bring the to bring the change in the situation, and soft because there is
कहीं ना कहीं शॉक होता ही है, लाइफ में आता ही है। सो ही यूज टू हैव ये 4। और साथ में मैंने कल एक ग्रुप पे शेयर किया था कैलकेरिया सल्फ के बारे में। राइट नाउ टुडे आई विल शेयर वन थिंग दैट ही हैज यूज्ड, कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। ये क्या होता है कि इसके बगैर देर इज नो बोन फॉर्मेशन इन द बॉडी। कैलकेरिया फॉस्फोरिकम के बगैर कोई बोन नहीं फॉर्म हो सकती। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन अ सीमेन इज दैट ऑफ कैलकेरिया फॉस। इतना हाईएस्ट परसेंटेज है, इट कंस्टिट्यूट टू बी 65 to 67% ऑफ दिस इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन अ सीमेन। सो इफ एनी पोटेंशियल पेरेंट्स वांट टू कंसीव, ऑफ कोर्स आपको वो देखना पड़ेगा, केस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कैलकेरिया फॉस्फोरिकम है, कैलकेरिया सल्फ है, टुगेदर विथ होम्योपैथी। ये कॉम्बिनेशन आप जरूर यूज कीजिए आपके पेशेंट्स के अंदर, यू विल हैव सम वंडरफुल रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस हैज बीन यूज्ड बाय दादा। होम्योपैथी ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट यूज करनी होती है। मैंने ये 2 सॉल्ट के बारे में आपको प्रिसाइजली बताया है क्योंकि ये एक बहुत कॉमन सी बात है, बट हम ओवरलुक करना करते हैं, कई बार कॉमन सी चीज को भी हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, विच आई विल अगेन रिपीट इन चाइना। अभी जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, सो द कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी फॉर गॉर्स इन होम्योपैथी इज आर्सेनिक एल्बम भी है, ऑरमेट भी है, चाइना भी है, एंड ऑफ कोर्स कैलकेरिया फ्लोर भी है। But China, why China? Again, China is my favorite, personal favorite. And let's correlate it with course. So China, now we all know कि China क्यों use होती है, right? We all know that. But today's market is flooded with multifarious tonics, multifarious injections. एंड उसके बारे में इतना एडवर्टीजमेंट होता है, इतना एडवर्टीजमेंट होता है कि ये टॉनिक अच्छा है, ये टॉनिक अच्छा है। बट चाइना हैज ऑलवेज बीन ऑल टाइम फेवरेट इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर एंड इन जिसके अंदर प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रहा है, वेर एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम बोलते हैं हमारा एंटायर नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, इन अ सेंस कि इट इज वी आर सो टायर्ड, वी आर सो एक्सट्रीमली सेंसिटिव कि पूरा एंटायर नर्वस सिस्टम हमारा सेंसिटिव हो जाता है, स्पेशली व्हेन इंटरमिटेंट फीवर आता है, व्हेन हमें इतनी स्वेटिंग होती है। एंड दिस चाइना कैन बी यूज्ड अगेन लिवर स्वेलिंग के टाइम पे, फॉर द स्टोन्स, फॉर एक्सपल्शन ऑफ स्टोन्स, when there is a loss of any vital fluid from the body, कोई भी तरीके से ब्लड निकल रहा हो या कोई भी तरीके से स्वेटिंग हो रही हो, एनी लॉस ऑफ फ्लूइड, सो चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू ब्रिंग बैक। तो अब उस होता कैसा है कि चाइना तो चलो एकदम फिजिकल बॉडी पे अटैक करेगी आपकी टू ब्रिंग बैक यू फ्रॉम दैट क्रॉनिक थिंग। बट अगेन वाई? बिकॉज मेंटली क्या होता है कि जब इंसान बीमार होता है, लिवर स्वेलिंग है या स्टोन है, तो क्या होगा, द पर्सन विल मेंटली बिकम अपेथेटिक, एकदम इंडिफरेंट हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, दे विल बी नो डिजायर टू लिव, बट एट द सेम टाइम दे विल नॉट हैव एनी करेज टू डाई। आई एम नॉट सेइंग कि लिव एज इन लिव, बट यह सबको उनके पास कोई करेज नहीं होगा, दे विल नॉट कि मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। बट दीज कंडीशंस दे आर सो सेंसिटिव कि उसका कोई मतलब उसकी जीने की एक बार को इच्छा खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे टॉनिक की तरह जो काम करती है चाइना, इट इज अ वंडरस रेमेडी। So it is supposed to be a complementary remedy. Yeah, and I will not waste much of my time and your time also, because I am planning to invite Sameer sir. Sameer sir के पास इसके लिए बहुत अच्छी में चीज है। I don't think so Sameer sir is there today. डॉक्टर अहमद भी नहीं है आज, surprised. Anyways, so this was entirely from my side, and China is also known as Peruvian bark. But डॉक्टर महेश हैं, प्रदीप हैं, हीना जी हैं, या आसिफ हैं, आसिफ सर हैं, एनी वन ऑफ यू, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। और अगर आपको गॉर्स के बारे में या इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज के बारे में, होम्योपैथी रेमेडीज के बारे में कुछ बोलना है, सो मोस्ट वेलकम। एंड एनी वन ऑफ यू फ्रॉम हियर ऑल्सो, किसी को बोलना है, सो मोस्ट वेलकम। काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ। We would like to have some good perspective of this remedy from others also. ये बहुत अच्छा होता अगर आज समीर सर होते तो। And guys, you can put your questions also in the chat box. We can take. Raza Ahmed sir, phosphoric acid about.
Yes, sir. Why not? सर आप कुछ बताना चाहेंगे? So you can unmute yourself. And any other questions? We are ready to take the questions also. And anybody can answer those questions also. No issues. So this was all from my side, of course. And if we have no one who is going to say or ask questions, we can end the meeting. Thank you so much for being with me and for being with, bearing with me with all that blah blah of Gauss. If anything left, you can share it on the group. Thank you so much, everyone. यस प्रदीप जी, वेरी हेल्पफुल फॉर कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि वो लोग फाइनली हताश हो जाते हैं अपना कैंसर फाइट करते करते. सो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था दादा के फ्रेंड का और दादा का भी. दादा अपने 5th डे ऑफ ऑपरेशन ही वाज बैक ऑन हिज सीट टू सी द पेशेंट्स. और एक गॉड्स रेमेडी थी. कई बार वो बोलते थे अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो फिर हम मजाक करते थे आपकी फेवरेट रेमेडी ले लीजिए. बोले फेवरेट रेमेडी लेकर ही मैं रोज बोलता हूँ. So yes, of course, it was his favorite remedy and very good remedy for cancer patients to bring back in life. कि वो वापस जितना भी जी रहे हैं वो अच्छे से जिए. So yes, of course, वेरी हेल्पफुल इन स्किन डिजीज. यस सर, स्किन डिजीज से तो हम सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी जिद्दी होती हैं कि आप कितना भी ट्रीट कर लो कभी ना कभी वापस आ जाती है. तो वो इंसान हताश हो जाता है कि भाई ये जो है सो है, अब ये ठीक नहीं होगा. कोई भी चीज से जिससे आप हताश हो जाएं. यस ऑफकोर्स. एक और चीज है, अगर गॉर्स के फ्लावर्स आपको कहीं मिलते हैं, तो वो अगर आप गॉर्स के फ्लावर्स को अगर एक्जिमा पे उस पे रब करेंगे. This was done by Dada, not by me. This was done by Dada, and of course, Mansi ने भी ये